आज के विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर 2025 है और हम यहाँ निफ्टी 50 की आज की चाल को समझने के लिए जुटे हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, खबरें हैं, रिसर्च है, बाजार के आंकड़े हैं, नीतिगत फैसलों से लेकर एफआईआई फ्लो तक सब कुछ देखेंगे। मकसद साफ है, आज के बाजार का मूड कैसा है, कौन से लेवल्स अहम हैं और आज बाजार को क्या चीज़ ऊपर या नीचे ले जा सकती है। और देखिए, शुरुआती बहुत मजबूत संकेतों से हो रही है। जीएफ निफ्टी सुबह सुबह करीब 150 से 160 अंक ऊपर है। ये तो सीधा सीधा एक बड़े गैप-अप का इशारा है। लगता है बाजार आज सुबह पूरे जोश में खुलेगा। हाँ बिल्कुल, संकेत तो काफी मजबूत है सुबह से। लेकिन सवाल ये है कि इस तेजी के पीछे वजह क्या है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो बड़ी खबर लेते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, जीएसटी काउंसिल का फैसला। कल देर शाम आई ये खबर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अहम है। जीएसटी काउंसिल ने वो जो दो स्तरीय जीएसटी दर संरचना है उसे मंजूरी दे दी है। तो अब मतलब मुख्य रूप से 3 दरें होंगी, 5%, 18% और एक 40% की ऊंची दर लग्जरी या सिन गुड्स के लिए। और बाजार इसे सकारात्मक क्यों मान रहा है? देखिए, 2 मुख्य बातें हैं। एक तो टैक्स प्रणाली थोड़ी सरल हो सकती है और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि ऐसा माना जा रहा है कि इससे आम लोगों के हाथ में खर्च करने को थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। मतलब कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डिमांड, खासकर कंजम्पशन को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। अच्छा, और कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर इसका सीधा असर दिख सकता है? सबसे ज्यादा उम्मीद तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं। गाड़ियों पर टैक्स कम होने की बात चल रही है। इसके अलावा एफएमसीजी मतलब रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे फ्रिज, टीवी बनाने वाले और वो सारे स्टॉक्स जो सीधे आम आदमी के खर्च से जुड़े हैं। हाँ, और त्योहारों का सीजन भी तो नजदीक है। टाइमिंग भी सही है इस खबर की। बिल्कुल, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स और डिमांड में सुधार के लिए ये एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। बाजार को इसी का इंतजार था शायद। अच्छा, ये तो हुई जीएसटी की बात। लेकिन प्राइमरी मार्केट में भी कुछ हलचल है। वो अर्बन कंपनी का आईपीओ। हाँ, वो भी लाइन में है। अर्बन कंपनी अपना करीब 1900 करोड़ का आईपीओ ला रही है। 10 सितंबर को खुलेगा। प्राइस बैंड भी आ गया है, 98 से 103 रुपए प्रति शेयर। इसका सेकेंडरी मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एक संभावना ये रहती है कि जब कोई बड़ा आईपीओ आता है तो वो सेकेंडरी मार्केट से थोड़ी लिक्विडिटी मतलब नकदी खींच लेता है, क्योंकि कुछ निवेशक हो सकता है अपने मौजूदा शेयर बेचकर आईपीओ में पैसा लगाएं। तो इससे थोड़ा आप कह सकते हैं अस्थायी दबाव बन सकता है सेकेंडरी मार्केट पर। तो एक तरफ आईपीओ आ रहा है, दूसरी तरफ वो विदेशी निवेश वाली चिंताएं भी तो हैं। सुनने में आया कि विदेशी कंपनियों ने प्रोजेक्ट्स रोके हैं। आंकड़ा काफी बड़ा बताया जा रहा है। हाँ, ये थोड़ी चिंता की बात जरूर है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि Q1 में मतलब इस साल की पहली तिमाही में विदेशी फर्मों ने भारत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स होल्ड पर डाल दिए। 2 लाख करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 1200% ज्यादा है। बाप रे। वजह क्या बताई जा रही है? मुख्य वजह तो टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी से जुड़ी चिंताएं और कुछ पॉलिसीज को लेकर अनिश्चितता ये बताई जा रही हैं। ये निश्चित रूप से दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक थोड़े सावधान हैं। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ कुछ कंपनियों की दिक्कतें हैं या भारत के ओवरऑल निवेश माहौल को लेकर कोई गहरी चिंता है। ये एफआईआईज की बिकवाली के साथ जोड़कर देखने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए एफआईआईज पर आते हैं अभी, लेकिन पहले थोड़ा टेक्निकल्स देख लेते हैं। कल निफ्टी 24,715 पर बंद हुआ था। आज गैप अप के बाद कौन से लेवल अहम होंगे? रुकावट कहाँ है, सहारा कहाँ है? देखिए, गैप अप के बाद जो पहली चुनौती आएगी वो होगी 24,750 की। ये कल का हाई भी था और एक अहम ब्रेकआउट लेवल भी है। अगर बाजार इसके ऊपर टिक जाता है तो फिर अगली रुकावट है 24,800 के आसपास। 24,800 क्यों अहम है? 2 वजह हैं। एक तो यहाँ 50 दिन का ईएमए है, मतलब पिछले 50 दिन का एवरेज प्राइस। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। और दूसरा, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, गोल नंबर है। और अगर बाजार और तेज हुआ तो बड़ी रुकावट कहाँ है? फिर सबसे बड़ा पड़ाव है 25,000 का। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। ऑप्शंस का डेटा भी यही बताता है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स मतलब जो बाजार को नीचे रखना चाहते हैं वो इसी लेवल पर बैठे हैं। अच्छा। और नीचे की तरफ अगर मान लीजिए गैप अप के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगर नीचे आता है बाजार तो पहला सपोर्ट पिवट पॉइंट्स के हिसाब से करीब 24,584 पर है, लेकिन ज्यादा मजबूत सपोर्ट जो है वो 24,500 के लेवल पर है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और टेक्निकली भी यहाँ पहले कई बार सपोर्ट मिला है।
और अगर वो भी टूट गया तो अगर बिकवाली बढ़ी और 24,500 टूटा तो फिर 24,400 से 24,300 का जोन बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। बाजार का जो मौजूदा अप ट्रेंड है उसे बनाए रखने के लिए इस जोन को होल्ड करना जरूरी है। तो अभी निफ्टी 100 डे ईएमए के तो ऊपर है, लेकिन 20 और 50 डे ईएमए के नीचे ये क्या दिखाता है? ये थोड़ी मिलीजुली तस्वीर है। मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है लेकिन शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे फंसा हुआ है। ये अक्सर कंसोलिडेशन या एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। और वो जो मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, आरएसआई, एमएसीडी, वो क्या कहानी बता रहे हैं? क्या वो इस गैप अप को सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ भी तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है, जैसा अक्सर ऐसे मोड़ पर होता है। आरएसआई जो खरीदने बेचने की ताकत मापता है वो अभी 48.51 पर है, यानी 50 के नीचे थोड़ी कमजोरी। हाँ, 50 के नीचे है, लेकिन ये एक बुलिश क्रॉसओवर के बिल्कुल करीब है। मतलब संकेत दे रहा है कि खरीदने वालों की ताकत बढ़ रही है धीरे धीरे। दूसरी तरफ एमएसीडी जो ट्रेंड का मोमेंटम देखता है वो अभी भी जीरो लाइन के नीचे है। मतलब मोमेंटम पूरी तरह पॉजिटिव नहीं हुआ है अभी, हालांकि उसमें सुधार दिख रहा है। तो आरएसआई कह रहा है तेजी आ सकती है, एमएसीडी अभी कंफर्म नहीं कर रहा। ये तो कंफ्यूजिंग नहीं है ट्रेडर्स के लिए? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, साथ में हमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना होता है। कल जो कैंडल बनी थी वो एक बुलिश कैंडल थी जिसमें नीचे की तरफ एक शैडो थी, मतलब लोअर शैडो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दिन में बिकवाली आई थी लेकिन निचले लेवल से खरीदार वापस आए और बाजार को ऊपर ले जाकर बंद करवाया। ये एक अच्छा संकेत है। और साथ ही निफ्टी अभी भी हायर लो बना रहा है। मतलब हर गिरावट के बाद जो लो बन रहा है वो पिछले लो से ऊपर है। ये भी पॉजिटिव ट्रेंड की निशानी है। तो 24,800 का रेजिस्टेंस जोन है, उसे अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करना बहुत जरूरी है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था, एफआईआईज और डीआईआईज का पैसा। यहाँ तो बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। एफआईआई बेच रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं। हाँ, और ये अब काफी समय से चल रहा है। इसका बाजार पर गहरा असर भी है। ताजा आंकड़े क्या हैं, परसों के? हाँ, परसों यानी 2 सितंबर को एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 1,159 करोड़ की नेट सेलिंग की। 1100 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली? हाँ, लेकिन उसी दिन डीआईआईज मतलब हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां, उन्होंने 2,550 करोड़ की नेट बाइंग की। जबरदस्त खरीदारी। अरे वाह, दुगने से भी ज्यादा। हाँ, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। पूरे सितंबर महीने में अब तक, मतलब 3 तारीख तक, एफआईआईज ने नेट 2,589 करोड़ रुपए बेचे हैं और डीआईआईज ने इसी दौरान नेट 6,894 करोड़ खरीदे हैं। बाप रे, डीआईआईज तो मतलब एफआईआईज की बिकवाली को सोख रहे हैं पूरी तरह। इसका असर क्या हो रहा है बाजार पर? असर सीधा सा है। जब भी बाजार गिरता है या एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईआईज की खरीदारी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। बाजार को ज्यादा गिरने नहीं देती, निचले लेवल पर सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी तरफ एफआईआईज की बिकवाली ऊपर के लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस या दीवार का काम कर रही है, तेजी को रोक रही है। लेकिन नेट फ्लो तो पॉजिटिव है फिर भी। हाँ, ये दिलचस्प है। एफआईआईज के पैसे निकालने के बावजूद ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्लो एफआई प्लस डीआईआई पॉजिटिव है, क्योंकि डीआईआईज ज्यादा खरीद रहे हैं। ये दिखाता क्या है? मतलब एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं और डीआईआईज क्यों खरीद रहे हैं इतना? देखिए, एफआईआईज शायद ग्लोबल चिंताओं की वजह से, जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं या कहीं और बेहतर मौके दिख रहे हों, इसलिए यहां से पैसा निकाल रहे हों। वहीं दूसरी तरफ डीआईआईज को लगता है सिप्स के जरिए लगातार पैसा मिल रहा है और उनका भरोसा शायद भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर ज्यादा है, तो वो हर गिरावट को खरीदने का मौका समझ रहे हैं। ये तो मतलब भारतीय बाजार की डायनामिक्स बदल रही है, घरेलू निवेशक ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट है जो हम देख रहे हैं। लेकिन क्या डीआईआईज अकेले संभाल पाएंगे अगर ग्लोबल माहौल ज्यादा बिगड़ा और एफआईआईज ने बिकवाली और तेज कर दी? ये बहुत अहम सवाल है। अभी तक तो डीआईआईज ने काफी अच्छे से संभाला है, लेकिन अगर एफआई की सेलिंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई तो दबाव तो बढ़ेगा। हालांकि भारत की अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ और डोमेस्टिक डिमांड भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर वो मजबूत रही तो डीआईआईज का भरोसा बना रह सकता है। ये एक रस्साकशी है जिसे देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा सेक्टर्स पर आते हैं। कल मेटल्स में अच्छी तेजी थी। हाँ, मेटल स्टॉक्स कल छाए रहे। टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सब में अच्छी खरीदारी हुई, लॉन्ग पोजीशंस बनी। वजह? 2 मुख्य वजह हैं।
एक तो ग्लोबल कमोडिटी कीमतें फिर से बढ़ रही हैं और दूसरा डोमेस्टिक डिमांड की उम्मीदें इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से। और अगर जीएसटी से ऑटो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग बढ़ी तो उसका फायदा भी मेटल्स को मिलेगा। और बैंक निफ्टी का क्या हाल है? ये तो बाजार के लिए बहुत जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर है अभी। बैंक निफ्टी इंडेक्स लगभग 53,582 के पास है, जो उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज 200 डीएमए के बिल्कुल करीब है। 200 डीएमए, ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी इस अहम सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ 54,277 पर रेजिस्टेंस है और नीचे 53,567 का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की चाल आज बहुत अहम होगी। अगर ये 200 डीएमए के नीचे फिसला तो बाजार में चिंता बढ़ सकती है। और ऑटो सेक्टर, आपने जीएसटी का जिक्र किया था, आज एक्शन दिखेगा इसमें? पूरी उम्मीद है। जीएसटी कटौती की उम्मीदों से सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। ऊपर से त्योहारी सीजन भी है। मारुति ने वो नई एसयूवी विक्टोरियस भी लॉन्च की है, उसका भी थोड़ा असर हो सकता है। तो हाँ, ऑटो सेक्टर आज फोकस में रहेगा। ठीक है। अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स, क्या वहां से सपोर्ट मिल रहा है आज की गैप अप ओपनिंग को? हाँ, एशियाई बाजारों से सुबह ठीक-ठाक ज्यादातर पॉजिटिव संकेत ही थे। कल अमेरिकी बाजार भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए थे। एक और अच्छी बात है कि डॉलर इंडेक्स स्थिर है। जब डॉलर बहुत मजबूत होता है तो हमारे जैसे बाजारों से पैसा निकलने लगता है, तो उसका स्थिर रहना अच्छा है। और कच्चा तेल भी मोटा-मोटी स्थिर है। तो कुल मिला के ग्लोबल माहौल आज सुबह ठीक लग रहा है। ऑप्शंस का डेटा क्या कहता है? ट्रेडर्स बाजार को किस रेंज में देख रहे हैं? अगर हम अगले हफ्ते की एक्सपायरी 9 सितंबर वाली उसका डेटा देखें तो तस्वीर काफी साफ है। सबसे ज्यादा कॉल ओआई, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो मानते हैं कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, वो 25,000 की स्ट्राइक पर हैं। यानी 25,000 एक बड़ी दीवार है। बढ़िया हुई। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा पुट ओआई, मतलब जो लोग मानते हैं कि बाजार गिरेगा नहीं, वो 24,500 की स्ट्राइक पर हैं। तो 24,500 मजबूत सपोर्ट। हाँ, तो ऑप्शंस डेटा यही इशारा कर रहा है कि बाजार शायद अगले कुछ दिन 24,500 से 25,000 के बीच ही घूमेगा। एक रेंज बाउंड मूवमेंट। एफएनओ में किन स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन था कल? सबसे ज्यादा वॉल्यूम एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में था। और आरबीएल बैंक अभी भी एफएनओ बैन में है। तो सब कुछ मिला जुला कर आज की रणनीति क्या हो? तेजी के क्या कारण है? रिस्क क्या है? गैप अप तो हो रहा है 24,870 के पास, तो क्या करे? खरीदें खुलते ही? देखिए, तेजी के पक्ष में कई बातें हैं आज। जीएफटी निफ्टी है, जीएसटी की खबर है, डीआईआईस का सपोर्ट है, टेक्निकल्स में बाउंस के संकेत हैं, सेक्टर्स में रोटेशन दिख रहा है। गैप अप भी बड़ा है, जैसा आपने कहा 150-60 पॉइंट ऊपर 24,870 के पास खुल सकता है। लेकिन यहीं पर सावधानी रखनी है। चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है इस गैप अप के बाद 24,750, 24,800 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिके रहना। कई बार होता है कि बाजार गैप अप से खुलता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो सिर्फ गैप अप देखकर कूदना ठीक नहीं। देखना होगा कि खुलने के बाद पहले घंटे में बाजार इन लेवल्स के ऊपर रुकता है या नहीं। और रिस्क क्या है आज? किन बातों का ध्यान रखना है? रिस्क भी हैं। पहला, एफआईआईस की बिकवाली। अगर वो आज भी भारी मात्रा में बेचते हैं तो ऊपर टिकना मुश्किल होगा। दूसरा, ग्लोबल अनिश्चितताएं, वो अभी गई नहीं है। तीसरा, वो 24,750, 24,800 का टेक्निकल रेजिस्टेंस। चौथा, कुछ लोग वैल्यूएशन को लेकर भी चिंतित हैं। और पांचवा, इस तेजी को टिकने के लिए अच्छे वॉल्यूम की जरूरत होगी। कम वॉल्यूम वाला उछाल भरोसेमंद नहीं होता। तो मतलब स्टॉप लॉस जरूरी है? बिल्कुल। आज रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। सख्त स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। लेवल्स वही हैं। 24,750, 800 के ऊपर टिके तो 25,000 की तरफ जा सकते हैं। नीचे 24,500 का सपोर्ट बहुत क्रिटिकल है तेजी बनाए रखने के लिए। आखिर में आज कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? कहाँ एक्शन दिख सकता है? पॉजिटिव साइड पर देखें तो सबसे पहले मेटल्स, जहां कल की तेजी जारी रह सकती है। फिर ऑटो, जीएसटी और फेस्टिव डिमांड की वजह से। तीसरा, एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स, खपत बढ़ने की उम्मीद में। और चौथा, चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स। और जिन पर नजर रखनी है, लेकिन तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। हाँ, जैसे आईटी सेक्टर ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करेगा। रियल एस्टेट देखेगा कि पॉलिसी का क्या असर है। हेल्थ केयर डिफेंसिव माना जाता है तो उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और एनर्जी सेक्टर कच्चे तेल पर निर्भर करेगा। बहुत अच्छे। तो संक्षिप्त में आज कहानी ये है कि शुरुआत धमाकेदार होने की उम्मीद है जीएसटी की खबर और ग्लोबल संकेतों के दम पर बड़ा गैप अप। लेकिन इस जोश का इम्तिहान होगा एफआईआईएस की बिकवाली और 24,750, 24,800 के रेजिस्टेंस लेवल पर। देखना है कि घरेलू उम्मीदें जीतती हैं या विदेशी चिंताएं। बिल्कुल। और इसी पूरी चर्चा से एक सवाल या एक विचार दिमाग में आता है जिस पर शायद हमें आगे सोचना चाहिए।
हम ये लगातार देख रहे हैं कि मजबूत घरेलू खरीदारी विदेशी बिकवाली का मुकाबला कर रही है। ये भारतीय बाजार का लचीलापन तो दिखाता है, लेकिन क्या ये इस बात का भी संकेत है कि भारतीय बाजार की निर्भरता ग्लोबल कैपिटल पर कम हो रही है और लोकल कैपिटल ज्यादा हावी हो रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके मीडियम से लॉन्ग टर्म में क्या मायने हैं? क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं, जबकि घरेलू इन्वेस्टर्स ग्रोथ स्टोरी पर ज्यादा बुलिश हैं? ये जो विरोधाभास है, ये शायद आने वाले वक्त में बाजार की दिशा तय करेगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या भारतीय बाजार आत्मनिर्भर हो रहा है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण सत्र को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।